नमस्कार मित्रों, मैं वैद साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो जारी की जाए, विषय चुना गया है, वो चुना गया है मेनोपॉज को लेके। अमूमन हर स्त्री को इस दौर से गुजरना पड़ता है और स्त्रीत्व की पहचान ये है कि आर्तव का दर्शन होता है। अमूमन 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में मेंसेस स्टार्ट होते हैं और एक स्टेज पर जाकर वो मेंसेस सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। साधारण सी बात है, लेकिन विशेषताएं इतनी लिए होती है कि स्त्री का स्वास्थ्य मेनोपॉज के दौरान बड़े उतार चढ़ाव के साथ लिया जाता है। ऐसे में मेनोपॉज के दौरान स्त्री में जो जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दरकिनार या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमूमन पूरे जीवन में स्त्री संघर्ष के दौर से गुजरती है। ऐसे में स्त्री को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेनोपॉज में क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या साइन आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, उन पर बात होगी। उनकी क्या चिकित्सा की जा सकती है, उस पर बात होगी। और चिकित्सा के दो पहलू हैं, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। किसको प्राथमिकता देनी उचित रहती है, इस पर बात होगी। होम रेमेडीज के रूप में क्या कर सकते हैं, घर पे किस तरह मेनोपॉज से लड़ सकती हैं महिलाएं, इस पर बात होगी। मेनोपॉज एक विस्तृत विषय है जिस पर विभिन्न प्रकार के जर्नल्स छपे हैं, विभिन्न प्रकार की रिसर्च हुई है, विभिन्न प्रकार से पीएचडी हुई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि विभिन्न प्रकार के फैक्टर से हम मेनोपॉज की समस्याओं को या इसके कॉम्प्लिकेशन को किस तरह रूल आउट कर सकते हैं और किस तरह वुमेन हेल्थ को लेकर, स्त्रीत्व को लेकर, स्त्री की स्वास्थ्य को लेकर इजी वे में बनाया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं। तो स्त्रियां तो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखें तो बेटर होगा। मेनोपॉज कहते किसे हैं, कैसे पहचानें? बहुत कन्फ्यूजन स्त्रियों में रहता है कि हमें स्पॉटिंग होती है, यानी कि मेंसेस खुल के नहीं आ रहे हैं, पैड पर सिर्फ एक ब्लड का क्लोट स्पॉटिंग के रूप में दिखाई देता है और वो अमूमन ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। क्या हम मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं या हमको मेनोपॉज हो गया है? कई महीनों तक मेंसेस साइकिल ब्लॉक हो जाती है, सीज हो जाती है या बीच बीच में रुक के आती है। तो मैं बता दूं स्पष्ट कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा लगातार या सतत मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक हो चुकी है, मेंसेस फ्लो नहीं हुआ है, तो ही हम उसको मेनोपॉज कहेंगे। यानी मेनोपॉज रजोनिवृत्ति की पहली प्राथमिक जो फैक्टर है वो यही है कि आपको 1 वर्ष तक मेंसेस ना हुए हों। अगर बीच में होते हैं तो मान के चलिए आप अभी मेनोपॉज की कंडीशन में या मेनोपॉज की सिचुएशंस या एज में नहीं पहुंचे हैं। अमूमन ये 45 से 55 साल के बीच में स्टेज आती है, लेकिन आजकल की जो दूषित आहार और दूषित विहार, यानी कि हम गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत तरीके से जी रहे हैं, गलत तरीके से हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जीरो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो ऐसी अवस्था में ये स्पष्ट हो जाता है कि अब ये एज 45 साल से 55 साल नहीं रह गई है। बहुत लेडीज़ में तो ये 35 ईयर्स पर भी मेनोपॉज देखा गया है। तो ऐसी अवस्था में मेनोपॉज की जो एज है वो हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर और हमारे आहार पर, क्या हम खाते हैं, क्या डाइट शेड्यूल लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। अमूमन जब भी मेनोपॉज होता है तो उससे 7 से 10 वर्ष पहले उसकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे शरीर में प्रति माह स्त्री के ओवरी से एक एग निकलता है और इसी दौरान स्त्री की ओवरी हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। मुख्यतः 2 हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जहाँ तक कि हम बात करें, ये दोनों ही महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और जेनिटल ऑर्गन के रिफ्रेशमेंट के लिए आवश्यक भी होते हैं। यानी कि हमारी रिप्रोडक्टिव एज या फर्टाइल पीरियड इन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम माँ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, हम सेक्स का आनंद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हमारा रूप रेखा, कद काठी, फिजिकल एक्टिविटी, शरीर का माप सब एस्ट्रोजन पर डिपेंड करता है, प्रोजेस्टेरोन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे अवस्था में हमारी ओवरी का एक्टिवेट होना हमारे लिए एक तरह से वरदान होता है और ये एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, यही स्त्रीत्व का एहसास दिलाता है। लेकिन एक एज के बाद हमारी ओवरी इनएक्टिव होना शुरू करती है, कम प्रभावशाली होना शुरू करती है, कम सिक्रीशन प्रोड्यूस होना शुरू करती है एक उम्र के बढ़ाव के साथ।
एक उम्र का पड़ाव, ये मेनोपॉज से 7 से 10 वर्ष पहले, यानी कि मान के चलिए कि 38 से 35 वर्ष की आयु जब आपकी होगी, तब आपकी ओवरी इनएक्टिव फेज में जाने लगती है ग्रेजुअली, और उससे हार्मोन का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे सिक्रीशन का कम होता रहता है। होता क्या है, एस्ट्रोजन का जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन पर प्रभाव पड़ना चाहिए था अच्छा, वो धीरे धीरे कम होता रहता है और कुछ पेरी मेनोपॉज की स्थिति बन जाती है। पेरू मेनोपॉज उसे कहते हैं जो मेनोपॉज अभी हुआ नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी 7 से 10 वर्ष पूर्व होने लगती है और आप में कुछ सिम्टम आने लगते हैं, उनका मैं उल्लेख करूंगा। जैसे आपके बाल बड़े पतले होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस हो जाता है, ब्रेस्ट में आपकी छाती में जो स्तन है वो हैवीनेस हो जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, आपकी वेजाइना में लुब्रिकेशन कम होने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है, मुंह सूखने लगता है, हमारी आंखों से आंसू कम आने लगते हैं, आंखों में किरकिरापन महसूस होता है। ऐसी अवस्था में आपको बॉडी में स्वेलिंग महसूस होती है, वेट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है, जॉइंट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है और आपको गर्मी बहुत लगती है जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, और आप बेचैन रहती हैं, इरिटेटिव हो जाती हैं, आपका व्यवहार चिड़चिड़ा होने लगता है। इसके साथ साथ आप एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजरने लगती हैं, आप परेशान होने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पर घर की या बाहर की रिएक्शन देने लगती हैं। अगर आपके अंदर ये स्वभाव महसूस हो रहा है, रात को ठंड के साथ पसीना आने लगता है और दिन में ये स्थिति रहती है कि बार बार नहाने का मन करता है, गर्मी इतनी रहती है, पैरों के तलवों से लेकर सिर तक आपको पूरे शरीर में हाई टेम्परेचर महसूस रहता है हर समय। तो अगर इस तरह की कंडीशंस आप में है तो आप समझिए कि आपको इरेगुलर मेंसेस होने लगते हैं और आपका कभी मेंसेस फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, कभी स्कैंटी मेंसेस आते हैं, कभी स्पॉटिंग आती है। आप कन्फ्यूजन की कंडीशन में रहते हैं, कभी 2 महीने ऊपर चढ़ के मेंसेस आते हैं, कभी 6 महीने ऊपर चढ़ के आते हैं, और आपको हो सकता है कि आपके शरीर के बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, पसीने की एक अजीब पंजेंट स्मेल आती है, अजीब सी। तो ऐसी कंडीशन जब पैदा हो जाती है और आपको सेक्स के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है, तो ये मान के चलिए आप पेरी मेनोपॉज कंडीशन में हो सकती हैं, क्योंकि ये क्लियर तभी होगा जब आप ब्लड टेस्ट कराएं, या ये क्लियर तभी होगा जब आपका एस्ट्रोजन लेवल पता हो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रहा है, क्योंकि ओवरी आपकी इनएक्टिव स्टेज में जा रही है। एक पीक लेवल ऐसा आता है जब ओवरी कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाती है, यानी अब उससे प्रति माह अंडा नहीं बनेगा और एस्ट्रोजन का लेवल न्यूनतम स्तर पर हो जाता है। तो जो ये सिम्टम मैंने बताए हैं, जैसे मैंने एक बार फिर दोहराऊंगा, आपकी योनि मार्ग बड़ा सूखा रहता है, उसमें खुजली पैदा होती है, ड्राई होती है, आंखों में किरकिरापन आता है, आंखों सूखी हो जाती है, मुंह सूखा हो जाता है, स्किन रुक्ष हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, बॉडी आवाज़ भारी हो सकती है, बालों की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जॉइंट में पेन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, बॉडी में वेट गेन हो जाता है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। एक ऐसा लक्षण जो आपको सोच भी नहीं सकते, बार बार पेशाब जाने की स्थिति पैदा हो जाती है, आप बार बार पेशाब जाने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम जो मैंने बताए थे पेरीमेनोपॉज के, वो मेनोपॉज की स्थिति आने पर अपनी प्रबल अवस्था में आ जाते हैं, मैक्सिमम अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन मेनोपॉज कहेंगे कब? जब 12 महीने से ज़्यादा आपको मेंसेस हुए ही ना हो, यानी कि स्पॉटिंग भी ना हो, स्कैंटिंग मेंसेस भी ना हो, आपने पैड इस्तेमाल किया ही ना हो, और अगर ये ड्यूरेशन 12 महीना है और इससे ज़्यादा है तो समझिए आप मेनोपॉज कंडीशन में पहुंच चुकी हैं। अब आती है इसके बाद की कंडीशन जिसे हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन इतने चरम पर हो जाते हैं, कुछ महीनों और साल तक ये कॉम्प्लिकेशन उतार चढ़ाव के साथ स्त्री को परेशान करते हैं और धीरे धीरे फिर रेगुलेट होकर सामान्य अवस्था में हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में स्त्री इनको ढाल लेती है या कुछ सिम्टम गायब भी हो जाते हैं। लेकिन 2 प्रमुख बीमारियां पोस्ट मेनोपॉज के साथ चिपक जाती हैं, एक हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, और दूसरा कैल्शियम का बोन से निकलकर ब्लड में फ्लो करना। यानी कि जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और बोन में कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली हो जाती हैं। मेडिकल साइंस में इसे अस्थि शोषिर आयुर्वेद के हिसाब से और ऑस्टियोपोरोसिस आधुनिक विज्ञान के हिसाब से कहते हैं। होता क्या है, पैर स्लिप कर जाता है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है,
घुटने चलने पे नहीं, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, वेट नहीं सहन कर सकते बॉडी का, और वो बॉडी स्वेलिंग होने लगती है क्योंकि फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता, और बाहर फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है तो वेट गेन भी हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन है पोस्ट मेनोपॉज के एक सिम्टम है तो दिक्कतें आने लगती है और वेट बढ़ने लगता है, इनएक्टिव हो जाती हैं स्त्रियाँ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के दो पहलू हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। एलोपैथिक में जनरल हार्मोनल थेरेपी की जाती है, और हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन या इंडिविजुअली अकेले या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट, पैचेस, क्रीम, जेल इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रारूप है, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है, उनको अप्लाई किया जाता है। इनके साथ ये हार्मोन लेवल पर इंड्यूस कराए जाते हैं, और चूंकि थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बाहर से आप डायरेक्ट एस्ट्रोजन देते हैं, और आपके जो सिम्टम हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। अब आपने कहा आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है, क्यों हम आयुर्वेद की कंसेप्ट की तरफ दौड़ेंगे? तो इसके साइड इफेक्ट में ये आता है कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बहुत ज़्यादा, वेट गेन बहुत ज़्यादा, आपको इरिटेशन होने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है। यानी कि आपको मेनोपॉज में भी मूड स्विंग हो रहा था, एंजाइटी इरिटेशन हो रही थी, वो कंटिन्यू रह सकती है आप एक लंबे समय तक अगर हार्मोनल थेरेपी लें। वजन आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ आपको जो है कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशन पैदा होती रहेगी, जो मेनोपॉज में भी थी वो कंडीशन बाद में भी डेवलप होती रहेगी। नॉन फर्टाइल स्टेज में तो आप चले ही गए हैं, यानी कि आपको अंडा नहीं बनेगा, तो रिप्रोडक्टिव एज से बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब आपको बच्चा नहीं ठहर सकता अगर आप मेनोपॉज आपका क्लियर हो चुका हो। इसके साथ एक होता है आपको जो है आपको हेडेक होने लगता है, माइग्रेन की कंडीशन पैदा हो सकती है, आपकी आंखों में किरकिरापन कंटिन्यू रख सकता है। यह हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट है। आपको मस्से हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी में वही सिम्टम जो पहले डेवलप हो रहे थे मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज में, वो पोस्ट मेनोपॉज में हार्मोनल थेरेपी के साथ बढ़ सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग। नॉर्मली वेजाइनल ब्लीडिंग मेनोपॉज के बाद नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो इसको डायग्नोस जरूर कराना चाहिए, कहीं ये सर्वाइकल कैंसर का एक साइन तो नहीं है। जिन लोगों को हार्मोनल थेरेपी रेगुलर लेते हैं उनको छाती में टेंडरनेस होने लगती है, हैवीनेस महसूस होती है ब्रेस्ट में। ऐसी अवस्था में जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर भी डेवलप हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ आपको जो है आपको गोल स्टोन भी बढ़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में ये हार्मोनल थेरेपी लंबे समय तक लेने के साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में मिल सकते हैं। इसलिए इसका एक विकल्प मैं बता रहा हूँ, इसका विकल्प है आयुर्वेदिक मेडिसिन, नॉन हार्मोनल थेरेपी। एक्चुअली क्या है, ये काम कैसे करती है? हमारे आयुर्वेद में रज आर्तव को कहा गया है, और आर्तव जब कम होने लगता है तो धातु क्षय की स्थिति आ जाती है। यानी हमारी शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने के कारण एक एज के बाद धातु का क्षय होने लगता है, धातुएं कम होने लगती है, आर्तव भी कम होने लगता है। इस तरह हम कार्य करते हैं उसके ट्रीटमेंट पर, तो हम जेनाइटल ऑर्गन की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, नंबर एक। दूसरा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं पर कार्य करने वाली औषधि जो रसायन चिकित्सा के अंतर्गत आती है, धातु वृद्धि के लिए देते हैं, नंबर दो। और तीसरा, फाइटो एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं, वो डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं करते मॉडर्न मेडिसिन की तरह कि एस्ट्रोजन हाइपर एक्टिव हो और हाइपर स्टिमुलेट करे शरीर को। तो यानी कि शरीर को ज़बरदस्ती धकेला नहीं जाता, उसको सिर्फ रिलैक्सेशन प्रोवाइड, सिम्टम पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से फाइटो एस्ट्रोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो यानी कि तीन प्रकार के, एक धातु वृद्धि रसायन चिकित्सा से, और दूसरा आपका आर्तव पर या आर्तव स्रोतस फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है उनकी हेल्थ के लिए किया जाता है, और तीसरा सीधा सीधा सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए किया जाता है, जैसे हॉट फ्लैशेस वगैरह, गर्मी, चेहरे भी गर्म आते हैं, एक्ने वगैरह होती है, और रात को पसीना आता है ठंड के साथ और दिन में गर्मी लगती है, ऐसी कंडीशन होती है। जॉइंट सपोर्ट लिया जाता है, बोन की ऑस्टियोपोरोसिस को या खोखलेपन को दूर करा जाता है, विभिन्न प्रकार के। तो तीन सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक औषधियाँ नॉन हार्मोनल
रूप से जो है कार्य करती है, इसीलिए बेनिफिट भी इनका ज़्यादा होता है। तो जो स्त्रियां मेनोपॉज की कंडीशन से गुजर रही हैं या पोस्ट मेनोपॉज की कंडीशन में आ चुकी है, उनसे मैं यही दरखास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि हार्मोनल थेरेपी को रिप्लेस कीजिए और वहाँ उसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कंसेप्ट से जो दवाएँ ली जाती हैं अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से डिस्कस करके उनका सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ औषधियों के नाम जैसे शतावरी। शतावरी कूलेंट का काम करती है, पित्त को समन करती है, यानी कि आपको जो पित्त के कारण एक्ने डेवलप हो रहे थे, आपको पित्त के कारण जो है बार बार पेशाब बार बार जाना पड़ रहा था, आपको पित्त दोष के कारण जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, गर्मी लगती है, उसके कारण। दूसरा साइकोलॉजिकल और इरिटेशन आपको परेशान करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी अवस्था में आप हेडेक रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तो अश्वगंधा के साथ शतावरी का सेवन कराया जाता है। इसके साथ ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, ये सब मेद्य रसायन है, ब्रेन टॉनिक के काम करते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिलीफ, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों पर, इसको दूर करता है। जटामांसी आपको रात को सोने में हेल्प करती है और कूलेंट का कार्य भी करती है। हाइपरटेंशन को कम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। अर्जुन का सेवन कर सकते हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल पर भी कार्य करेगा, ब्लड प्रेशर पर भी कार्य करेगा और आपकी इरिटेशन को भी कम करेगा, हार्ट को भी एक्टिवेट करता है। इसके साथ गिलोय का काम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय वात और पित्त दोनों दोषों को कम करेगी। स्नेहांश का यूज कर सकते हैं, जैसे घी घी की मालिश करिए, नारियल तेल की मालिश करिए। नारियल का तेल आपको ठंडा रखता है और घी आपको जो है स्नेहांश प्रोवाइड करता है, वात और पित्त दोष को जो बढ़े हुए हैं उनको कम करता है। आंवले का निरंतर सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आंवला पित्त दोष को भी कम करता है। आपको रसायन होने के कारण रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, जो धातु क्षय के कारण जो आपको रजोनिवृत्ति आई है उसको भी दूर करने का कोशिश दूर करता है। आंवला को विभिन्न प्रकार की, जैसे जूस के रूप में, मुरब्बा के रूप में, च्यवनप्राश के रूप में आप निरंतर ले सकते हैं, पाउडर के रूप में। इसके साथ एलोवेरा, एलोवेरा एक ऐसी है जो स्त्री जननांग पर कार्य करती है, जिस प्रकार अशोक काम करती है, तो इसी प्रकार जो है एलोवेरा का आप सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा आपको लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है और आपको जो है पित्त का भी शमन करेगा, जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित हेल्थ को भी, और इसको आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन, वेजाइना, योनि मार्ग के अंदर, ताकि यहाँ की जो शुष्कता है, वहाँ की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। इसके साथ आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, फाइटोस्टेरॉन एस्ट्रोजन जैसे शतावरी में होते हैं। तो मुलेठी पित्तशामक भी होती है, व्रणरोपक भी होती है, किसी भी प्रकार की क्षति होगी तो उसको भी दूर करेगी। इसी प्रकार अस्थि श्रृंखला का यूज कर सकते हैं, अर्जुन का यूज कर सकते हैं। बोन पर काम करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस जो हो गया, जैसे परवाल पिष्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, शंख भस्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुक्कुट त्वांड त्वक का अंडे के छिलके की जो भस्म होती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में उनका सेवन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, बोन की हड्डियाँ खोखली हो चुकी हैं, फ्रैक्चर होने की संभावना अगर ज़्यादा रहती है तो वो उस पर कार्य करेगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए आप, मैंने बताया, अर्जुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कोशिश कीजिए कि आपको, ये तो औषधि थी, इसके बाद डाइट प्लान आपको ऐसा लेना है जो हल्का हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, फास्ट फूड अवॉइड करिए, कैफ़ीन अवॉइड करिए, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, चॉकलेट अवॉइड करिए, मीठा कोशिश करिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अवॉइड करिए, नमक ज़्यादा न लीजिए, अवॉइड करिए, तकिया ना लगाइए क्योंकि आपको नर्वस एंजाइटी हो सकती है उससे, उसको मत लगाइए। रिलैक्सेशन रखिए। प्राणायाम में शीतली प्राणायाम करिए, क्योंकि पित्त दोष बढ़ावा रहता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है, पूरी बॉडी गर्म रहती है, तो शीतली प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इसके साथ साथ विहार आपको ऐसा करना है, एक्सरसाइज करिए। जंप करने वाली जितनी एक्सरसाइज हैं उनसे अवॉइड करिए, हल्की गति से चलना और योग का इस्तेमाल करना। जंप करने वाली करेंगे, को जॉगिंग वगैरह करेंगे तो उसमें फ्रैक्चर की संभावना रहती है, क्योंकि वो हड्डियों में अब उतनी जान नहीं रहती। तो ऐसी कंडीशन में जितनी एंजाइटी और बिहेवियर चेंज आता है, इरिटेशन होता है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान मुद्रा में लाइए, त्राटक क्रम करिए। तो ये इस तरह की कंडीशन, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, एल्केलाइन वाटर का सेवन करिए और योनि मार्ग में स्नेहांश योनि पीछू, यानी तेल का, घी का या एलोवेरा का पीछू रुई में भिगोकर उसको अंदर रात को धारण कर लें, दिन में धारण कर लें, तो वहाँ की जो शुष्कता है वो खत्म हो जाएगी। सेक्स करने से पहले लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें, तेल वगैरह का, घी का या जो जेल आते हैं उनका इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक जेल भी अब आने लगे हैं तो उनका इस्तेमाल करें, तो उससे वहाँ फ्रिक्शन कम होगा और आपको सेक्स करने के दौरान तकलीफ़ नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा।
तो इन पानी अधिक से अधिक मात्रा में लें, अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, शुष्क अवस्था में ना पहुँचाएँ। अपने आप को पानी पीने से थोड़ा थोड़ा पानी, और वो भी गर्म पानी पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन ना रखने दें, क्योंकि वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो वात और पित्त दो दोषों को आपको टारगेट करना है। घी का निरंतर सेवन करें और सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले नारियल का तेल या घी अपने शरीर पर मालिश कीजिए। इन्हीं चीज़ों के साथ मेनोपॉज के से आप बच सकते हैं, इनकी सिम्टम में रिलीफ पा सकते हैं। नॉन हार्मोनल थेरेपी, मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, वैद्य हूँ, तो उसके हिसाब से मैं तो उसी को प्राथमिकता दूंगा। निर्णय आपका है किस तरह आप हार्मोनल थेरेपी लेते हैं या फाइटो एस्ट्रोजन और डाइट और एक्सरसाइज पर डिपेंड करके अपने सिम्टम में, अपने लक्षणों में फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर थैंक कहने की अगर मन हो तो जरूर वीडियो पर सुपर थैंक कह सकते हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत। मैं वैद्य साकेत कुमार, धन्यवाद।